नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरों को विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर एक युवक की हत्या हुई, जिसके बाद बवाल मच गया। फतनपुर थाना क्षेत्र के भुजौनी गांव में हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव और आगजनी कर दिया। हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की 2 जीप समेत 3 गाड़ियों में आग लगा दी है। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पीएसी की कंपनी को भी तैनात किया गया। दबंगों ने युवक का हाथ पैर बांधकर पेड़ पर जिंदा जलाने की कोशिश की है। मृतक अंबिका पटेल यूपी पुलिस कानपुर में तैनात महिला सिपाही नीतू पटेल से प्रेम करता था, ऐसे गांव में चर्चा है। महिला सिपाही के घर वालों पर युवक अंबिका पटेल को जिंदा जलाकर हत्या का आरोप लगा है। मृतक अंबिका पटेल महिला सिपाही नीतू पटेल से छेड़खानी के मामले में जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही पैरोल पर वो जेल से बाहर निकला था और अब उसकी हत्या कर दी गई है। थाना फतनपुर में ग्राम बुझई में एक अंबिका प्रसाद पटेल नामक युवक की जलाकर हत्या कर दी गई है। इस पर मौके पर जैसे फौती सूचना पर पुलिस यहां पहुंची तो यहां पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारी थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है और एक मोटरसाइकिल से जो चीता पुलिस थी उन पर भी चीता पे भी आग लगा दी है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, बताएं मामले में प्रोग्रेस कितना? जी मिनका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फतनपुर के भुजौनी गांव का मामला है और ये प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो दबंग जो है वो पूरी तरीके से बेखौफ हैं। कल एक युवक को जो है पेड़ में बांधकर जो है जिंदा जला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पे जैसे ही पुलिस पहुंचती है, ग्रामीण बहुत ही आक्रोशित रहते हैं और पुलिस टीम पर ही जो है पथराव और आगजनी कर देते हैं। अगर बात करें पथराव की, तो पथराव में जो है 4 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस की 3 गाड़ियों को जो है आग लगाया गया था, जिसमें 2 जीप और 1 बाइक समेत 3 गाड़ी जो है जल के पूरी तरीके से राख हो गई। और वहीं पे सूचना पर फिर पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं होती 4 घंटे तक कि वो गांव के अंदर जो है प्रवेश कर ले। पुलिस के सामने ही जो है जो आक्रोशित ग्रामीण रहते हैं वो उत्पात करते हैं। जो हंगामा कर रहे थे ग्रामीण, वो किस तरफ के थे? जिस लड़के की हत्या हुई उसके तरफ के, या फिर जिन पर आरोप लगा है? क्योंकि आरोप जिन पर लगा है वो भी वहीं के महिला सिपाही जिनके परिजनों पर आरोप लगा है, उनके तरफ से भी लोग हंगामा कर रहे थे क्या? जी, जो मेनका जो हत्या की वजह निकल के सामने आई थी, यूपी पुलिस की कानपुर में तैनात एक महिला है और ऐसी गांव में जो है चर्चा है कि वह युवक जो है उस महिला से जो है प्रेम करता था। जी, तो क्या उस महिला के परिजनों से, उस महिला से जो कि यूपी पुलिस में ही शामिल है, क्या उनसे कोई पूछताछ अभी तक हुई है? हालांकि वो महिला जो है अभी जो है कानपुर में तैनात है, वो ड्यूटी पे थी, तो अभी उस महिला से पुलिस की कोई पूछताछ नहीं हो पाई। लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं जो है हिरासत में लिया है पुलिस ने और पुलिस रात भर जो है पूछताछ करती रही, क्योंकि गांव में पूरी तरीके से रात भर बवाल चलता रहा। तो दोनों पक्षों से जो है दर्जन भर लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और निरंतर जो है पूछताछ चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम है, दबंग पूरी तरीके से बेखौफ है। और अब हालात गांव में कैसे हैं? क्या अब लोगों ने शांति बनाई या अभी भी लोग जो हैं वो गुस्साए ही हैं, आक्रोश उनका दिख रहा है? मेनका हत्या से पूरे गांव में आक्रोश है। यही आक्रोश का नतीजा था कि 4 घंटे जो ग्रामीण थे वो कहीं ना कहीं जो है उत्पात करते रहे, आगजनी करते रहे, पथराव करते रहे पुलिस टीम के ऊपर। कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि युवक के ऊपर जो है छेड़खानी का जो है आरोप लगाया गया था। उसी छेड़खानी के आरोप में जो है युवक को जो जेल भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उसके कार्रवाई से जो है वो ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे, उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे और मामले में जो है प्रतापगढ़ पुलिस जो है लीपापोती जो है कर रही थी। यही रोहित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इलाके में इस वक्त भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और जैसा कि कहा जा रहा है कि गांव वाले काफी गुस्से में पुलिस की कार्यशैली को लेकर। आरोप एक महिला पुलिसकर्मी के परिजनों पर ही लगा है इस युवक की हत्या का। द ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो लूट के मामले में फरार चल रहा था। बदमाश के पास से बाइक और अवैध असला बरामद किया गया। बदमाश पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस को कामयाबी मिली है इसे पकड़ने में।
इधर अलीगढ़ में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर एलआईसी की कैश वैन से 22 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। लूट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी और इस फायरिंग में 4 लोग घायल हुए थे। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके के सेंटर पॉइंट में एलआईसी ऑफिस के पास ये घटना हुई। तो लूट का एक सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है, जिसमें एलआईसी के कैश वैन से रुपए लूटकर जो बदमाश है वो फरार हो गए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग भी की थी, जिसके बाद वो भाग निकले। इधर बागपत के रमाला थाना इलाके के बसोली गांव में मामूली विवाद के बाद बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष के बेटे शेखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने 2 हत्यारों को मौके पर पकड़ा है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए मेरठ जोन आईजी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और एसपी बागपत को मामले की गहन जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन बहुत ही सनसनीखेज यहां पर वारदात, एक शख्स की हत्या होती है और फिर उसके हत्यारोपियों को पकड़कर गांव के लोग मौत के घाट उतार देते हैं। हत्या कुछ लोगों ने की, जिसमें से यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे इनके द्वारा उनको घेरा गया है, मारपीट हुई है, जिसमें से 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और ये जो हत्या करने आए थे उनके पास एक से कट्टा भी बरामद हुआ है। पूरे प्रकरण में विस्तार से तफ्तीश कराई जा रही है और बहुत जल्दी से जल्दी जो भी इसमें दोषी रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। शहजाद हमारे सहयोगी बागपत से हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, हो क्या रहा है? एक हत्या होती है, फिर हत्यारों को लोग मार डालते हैं। कानून पुलिस कुछ है कि नहीं यहाँ पर? देखिए, बागपत में बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। पिछले 12 घंटे में हत्या की 5 वारदात सामने आ चुकी है। एक ही थाना क्षेत्र में पिछले 12 घंटे में 4 हत्याएं लगातार हो चुकी है। रमाला क्षेत्र में पहले एक 100 पड़ा मिलता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद एक बीजेपी नेता के बेटे की हत्या हो जाती है और 2 हत्यारों को भी ग्रामीण जो है मौत के घाट उतार देते हैं। लगातार बढ़ रहे क्राइम से जो है बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद रात जो है आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रवीण कुमार ने जो है एसपी बागपत से घटना की जानकारी ली, एसओ बागपत से घटना की जानकारी ली और कार्रवाई की बात कही। लेकिन अभी तक अभी तक कार्रवाई की बात ही हो रही है। एक थाने में 4-4 हत्याएं हो जाती है, 12 घंटे में 5 हत्या होती है बागपत में, और पुलिस सिर्फ कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, बिल्कुल ये पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से 4 हत्या हो गई है, उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही, जो आला अधिकारी है, लखनऊ के आला अधिकारी है या मेरठ के आला अधिकारी है, वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि जो कल 13 मर्डर कांड यहाँ बड़े एक्शन की जरूरत महसूस हो रही है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन जो कार्यशैली पुलिस की यहाँ पर और जिस तरह से एक के बाद एक अपराध, एक के बाद एक हत्याएं, लगता नहीं कि पुलिस का डर किसी के मन में है भी। यहाँ लखनऊ में बच्चा चोरी में पति पत्नी गिरफ्तार किए गए हैं। क्वीन मेरी हॉस्पिटल का यह मसला है। 12 दिन पहले बच्चा चोरी हुआ था। चौक पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है, पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस को ये कामयाबी मिली है। बच्चा ले जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी महिला। हरदोई के दंपति का हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो गया था और इस मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है। बच्चे को भी बरामद कर लिया है और चोरी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। प्रदेश में शराब की दुकान खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब की बिक्री होगी। पहले सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलती थी। सोमवार से नए समय सीमा लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे एमएसएमई सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में से
50 से 83% तक का ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। 14 ऐसी फसलें जिनका एमएसपी बढ़ा दिया गया है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है, तो तुअर और मूंग दाल में 58% तक की बढ़ोतरी की गई है। आज छूट योजना भारत सरकार की है। बैंकों का ब्याज हम लोगों को मालूम है कि 9% है। भारत सरकार 2% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता है। और अगर किसान समय पर उसको चुका दे तो 3% की सब्सिडी उसे और मिलती है। तो ऐसे कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लॉकडाउन की स्थिति में था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 मई तक शायद ये ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। और इसलिए पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ ही हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है, और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है। और मोदी 2.0 सरकार में पिछले एक साल में क्या हुआ? मोदी सरकार का दूसरा साल शुरू होते ही न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए। कोरोना काल के सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह एक साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है। मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है। इस एक साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये एक साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, एक साल की उपलब्धियां बहुत सारी है, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार किसी नॉन कांग्रेसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था, और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया, और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का एक साल गया है। और इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल भी किया। राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल में जो नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने कुछ ही साल में करके दिखाया है, ये भी कहा उन्होंने। कोई देश, कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। राहुल जी जब प्रचार में निकले थे तो कहते थे किसानों के ऋण माफ करो। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ माफ किया था आपने?
हमने 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 72,000 करोड़ रुपया डाल दिया है और ये 5 साल तक चलने वाला है। दर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने अमित शाह से कश्मीर में आतंकवाद पर भी सवाल दागा। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में हालात ठीक हैं, आतंकवाद से मोदी ही मुक्ति दिला सकते हैं, वहां के लोगों की सुरक्षा मोदी सरकार ही कर सकती है। साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको संतोष है कश्मीर में जो हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर पाए? आज भी मैं देख रहा था कि टीआरएफ टेरर ग्रुप ने कहा है कि वो आउटसाइडर्स को वहां पर एकदम जो है आने नहीं देंगे। और मुझे ये भी याद है कि मुझे आपने एक बार झारखंड का जब चुनाव चल रहा था तब मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पे, तो आपने मुझसे कहा था जिसको जाकर वहाँ रहना है जाके हर कश्मीरी आराम से रह सकता है और ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज कश्मीर की हालत कैसी है? कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था, और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार हुए थे। यूपी सरकार को भेजी गई बसों की लिस्ट में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद से ही अजय कुमार लल्लू जेल में है। रामपुर में एसपी नेता आजम खां के समधे रिजवान मोहम्मद खान और उनका बेटा न सिर्फ लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम खिल्ली उड़ाते नजर आए, बल्कि टोकने पर पुलिस अधिकारियों से ही भिड़ गए। शाहाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए ये आजम के समधी जा रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें मास्क लगाने की सलाह दी तो ये पुलिस कप्तान से ही भिड़ गए, रौब झाड़ने लगे। बेटे को अमेरिकन पुलिसकर्मी बताया डालने के लिए उनके बेटे ने तो अपने को अमेरिकन पुलिस का बता दिया, जो कि सरासर झूठ निकला। बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन इस बहस का अंजाम ये हुआ कि उन्हें थाने जाना पड़ा। पुलिस ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। और आइए आपको दिखाते हैं पुलिस कप्तान से आजम के समधी की तकरार का वीडियो। अभी तक नहीं पहना नहीं तो क्या करें? हमारे पास अभी गलत काम कर रहे हैं, झूठ और बोल रहे हैं। बड़ी मेरे घर पुलिस बड़ी कहानी करूंगा, क्या करना है इनको? थाने लेके जाएंगे, असेंबली कराइए, कार आई जिसमें चालक और उसके बगल की सीट पे बैठे दोनों व्यक्ति मास्क नहीं पहने थे। पुलिसकर्मियों ने रोका तो उनसे उलझने लगे कि हमें सारी चीज़ों की जानकारी है और मास्क कहाँ, तो कहते हैं कि मास्क रखे हैं, लगा लेंगे। बाद में उन्होंने इस तरह की भी गलत सूचना दी उसमें से बगल बैठे वाले आदमी ने कि ये भी पुलिस ऑफिसर हैं। जब पूछा गया कहाँ के हैं तो बताया उन्होंने अमेरिका में। तो हुआ कि अमेरिका से आप आए कब? जब ये सारी जानकारी होने लगी तो उन्हें लगा कि झूठ बोलना जो है वो गलत हुआ, तो उनके खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया गया है। ब्रेक के बाद खबर बलिया से, जहां पर कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 52 हो चुकी है। 52 लोग इस वक्त संक्रमित, 26 एक्टिव केसेस इस वक्त इस जिले में मौजूद हैं। तो बलिया से ये खबर, 3 नए केस सामने आए, 26 एक्टिव केस हैं। कुल 52 मरीजों की संख्या जिले में अब तक हो चुकी है, जिनमें से 20 से ज्यादा ने रिकवर भी किया है। इधर पाकिस्तानी उच्चायोग जासूसी कांड में नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ है कि दोनों पाक अधिकारियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर रखी जा रही थी। आबिद हुसैन टी शर्ट पहने
काले मास्क में दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली के करोल बाग में एक मुखबिर के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर सैंडविच खाता हुआ और टोपी पहने मोहम्मद ताहिर है, जो करोल बाग में ही मौजूद था और आबिद पर नजर बनाए हुए था। दोनों को दिल्ली पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने रविवार को रंगे हाथों पकड़ा था। खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में स्कूटी सवार 3 बदमाशों से पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के एक इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन, तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं घटी हैं। कहीं पुलिस का रौब दिखा तो कहीं पर दबंगों ने अपनी मनमानी की। हालांकि अब आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मारपीट की खबरें आई हैं। कहीं खाकी की गुंडई दिखी तो कहीं दबंगों ने अपनी लाठियां चलाई। बागपत की रमाला थाना पुलिस की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और 2 सिपाहियों ने राहगीरों और दुकानदारों को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्पेक्टर साहब थप्पड़ों से लोगों की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस की ये गुंडागर्दी लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर की गई, जहां पुलिस कर्मियों ने हाईवे से गुजर रहे लोगों को रोक कर पीटा। किसी को मास्क नहीं लगाने के नाम पर पीटा गया तो किसी को घर से बाहर निकलने की ऐसी बेरहम सजा दी गई। कानपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहाँ दबंगों ने छात्रों को खूब पीटा। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने नशे का विरोध किया था, बस। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।